नमस्कार दोस्तों। हम इस सीरीज में ये देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्री में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने देखा भूगोल में कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। सिर्फ उतने ही टॉपिक आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। हमने ये भी देखा कि पॉलिटी में कहाँ से प्रश्न आते हैं। सिर्फ 15 टॉपिक आप तैयार करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। आज बात करेंगे इतिहास की। ये बातें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में कम समय में सटीकता से तैयारी करना चाहते हैं तो ये तो करना पड़ेगा, वरना मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। समझ रहे हैं ना? और भटकने वालों की तो और ज़्यादा तादाद है। देखिए, सीधे पॉइंट की बात करते हैं। प्राचीन काल में कहाँ से प्रश्न आते हैं? हम इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं मोटे तौर पर। कालक्रम से देखें तो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं स्रोतों से। कोई भी इतिहास की किताब आप खोलें, जहाँ मतलब प्राचीन काल की, तो पहला चैप्टर यही होता है कि स्रोत क्या क्या है प्राचीन काल के बारे में जानने के लिए। और उसमें विदेशी यात्रियों की चर्चा होती है। इन विदेशी यात्रियों ने क्या लिखा। कभी कभी पूछा जाता है कि किसके काल में आए, क्योंकि प्राचीन काल में तो कोई खास वो नहीं है कि कौन शासक था क्या था, लेकिन इनकी कृतियाँ इंपॉर्टेंट हैं। साहित्य कौन कौन से उपलब्ध है हमारे पास, इनकी साहित्य की बात तो हम हो कर ही रहे हैं। भारत में कौन से थे उसकी बात होती है, और अभिलेख जो लिखवाए गए थे। देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, आगे अलग अलग टॉपिक्स में देखेंगे तो ये मिल जाएंगे, लेकिन मैं मोटे तौर पर यहाँ पे इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि एक अलग चैप्टर होता है ये। समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम शासक की बात करेंगे तो वहाँ पे विदेशी यात्री, साहित्य, अभिलेख, लेकिन यहाँ अलग से इसको पढ़ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा, अगर यूपी पीसीएस निकालना है, तो मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ चीज़ें हालांकि ज़्यादा अलग नहीं है। प्राचीन काल में यूपीएससी हो, पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो, उनका नेचर लगभग एक जैसा ही होता है। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं स्थानों को लेकर के। लोथल, कालीबंगा, इनका विशेषताएं क्या है इनकी, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, बस इतना। थोड़ा एक कदम आगे बढ़े तो कौन सा स्थान किस नदी के किनारे था, इतना ही पढ़ना होता है। इसकी बड़ी खूबसूरत नोट बना कर रखी है मैंने, आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी। और विशेषताएं, मतलब जैसे कि वो लोग किसकी पूजा करते थे, लोहे की जानकारी थी कि नहीं थी, कृषि करते थे, विदेशों से संबंध थे कि नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। कहानी जब सुन लेंगे एक बार सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल से क्या प्रश्न आते हैं? सबसे ज़्यादा वेदों से प्रश्न आते हैं। वेद, उपवेद, आरण्यक, इनसे प्रश्न आते हैं। वेदों में क्या क्या बातें हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि इनकी क्या विशेषता है। सिंपल, ओ सॉरी, हाँ, सिंपल है। इसके बाद शब्द। उस समय वैदिक काल में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे? गाय के लिए, खेत के लिए, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए, उनका अर्थ पूछ लिया जाता है। मिलान करने में पूछा जाएगा, या फिर सीधे पूछ ले कि इसका क्या अर्थ है। धन्व का क्या मतलब है, धन्व। होत्री का क्या मतलब है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और मोटे तौर पर विशेषताएं पूछी जाती हैं। इस तरह के प्रश्न यदा कदा कभी कभी आते हैं। विशेषताओं में कभी कभी तो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इनमें मतलब तुलना करके पूछ लिया जाता है। इनमें कौन कौन से देवता किस वर्ग के लिए थे, ये प्रश्न आ जाता है। इनके पूजा पद्धति को लेकर, लोहे के खोज को लेकर, ये मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न उतने आते नहीं हैं। कब आते हैं? सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से, वेदों से, और जो शब्द है उनका मतलब है वहाँ से। कभी एक दो प्रश्न मिल जाएंगे कि कौन सी नदी का या किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया मतलब वेदों में। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल में अगर शासकों की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा दो लोगों पर ध्यान दीजिए। एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और एक हैं अशोक। अशोक के जो पोते थे दशरथ, उनसे भी एक दो बार पूछा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर अशोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और व्यक्ति हैं विष्णुगुप्त, चाणक्य जिनको कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब जब शासक को लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इन्होंने क्या काम किया, मतलब अगर इन्होंने कोई स्थापत्य बनवाया हो, या फिर इन्होंने कोई युद्ध लड़ा हो, या ज़्यादा नहीं, कुछ ही युद्ध, जैसे कि अशोक ने जो युद्ध लड़ा था जिससे उनका मतलब उनकी मानसिकता बदल गई, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अशोक के लिए तो आप अभिलेख पढ़ें, इन्होंने कौन कौन से अभिलेख लिखवाए थे, उनमें कौन सी बातें थी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इन्होंने क्या किया था
जो स्थापत्य के क्षेत्र में काम किया, चाहे वो बौद्ध गुफाएं बनवानी हो या फिर कोई और काम हो, मूर्तियाँ, इनकी विशेषताएं, ये सब पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि वैसे तो ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कठिन ही कहा जाएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मौर्य काल में जो अधिकारी थे उनके नाम क्या थे। मतलब नाम तो ये है, कुछ नाम रख दिया गया, और उसका अर्थ क्या है। इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं धड़ल्ले से, ये आपको पढ़ना है। मौर्य काल में सिर्फ इतना देख लीजिए, हो जाएगा काम। बाकी जो विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा, वो तो हमने पहले देख लिया ना, तो बार बार कहूँगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोल दूंगा ऐसे फ्लो में कि इस समय मौर्य काल के बारे में किसने क्या लिखा है। मेगास्थनीज का नाम सुना है आपने, उन्होंने क्या कहा था, ये सारी चीज़ें, उन्होंने कितने वर्गों में बांटा था समाज को, ये यहाँ पे पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं, गुप्त काल में आइए। गुप्त काल में ना सिर्फ इतना आप पढ़ लें, ये जो मैंने लिखा है आपका काम हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। पहले तो दो व्यक्ति, एक है समुद्रगुप्त और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ें, उतना भी डिटेल में नहीं। डिटेल का मतलब ये है कि इनका जो काल जो है किस समय थे ये, उसके बाद से इन्होंने क्या किया। जैसे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हैं, सिक्कों को लेकर के प्रश्न बने हैं, इनको साहित्य से प्रेम था, यहाँ से प्रश्न बने हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कुछ लोग थे, कौन थे वो, कवि थे कि क्या थे, उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, इसके अलावा हालांकि युद्ध से प्रश्न नहीं आते, इसके अलावा इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में जो काम किया वहाँ से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं एकदम स्पेसिफिक हो जाऊँ और कहूँ कि सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, तो बात यह है कि आप समुद्रगुप्त के बारे में ये पढ़िए कि इनको मतलब कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये कला के प्रेमी थे, ये सारी चीज़ें। चंद्रगुप्त के बात करें तो इनके दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, कवि, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, उनकी क्या कृतियाँ हैं, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, बस हो गया। यहाँ भी आप देखेंगे कि प्रशासनिक शब्द है, जो टैक्स लगाए जाते थे उसका भी एक शब्द है कि इसका मतलब ये है, ये आप पढ़ लें, वहाँ से प्रश्न आते हैं। और साहित्य, इस समय का साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो लोग थे ना, उन्होंने जो साहित्य लिखे हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। विज्ञान की प्रगति काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पे, चाहे वो आप शल्य चिकित्सा से संबंधित कुछ बातें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और बाकी गणित के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पढ़िए। स्थापत्य का विकास कैसे हुआ, ये सब पढ़िए, सिर्फ इतना, ज़्यादा नहीं जाना। कुछ फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, आप इसकी चिंता ना करिए, मैं इन सब पे एक सीरीज़ बनाऊंगा। गुप्त काल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से तथ्य हैं जिन्हें हमें याद करना है, पूरा मैं ऐसा नहीं बताने के लिए नहीं कि ये याद करो वो याद करो, पूरी एक वीडियो होगी जिसमें वही बातें शामिल होंगी जहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब तक मैं लेके आ रहा हूँ तब तक आप खुद से तो पढ़ सकें। या मान लेते हैं कि आपने चैनल को आगे जाके अनसब्सक्राइब कर दिया, तो आपके दिमाग में जब ये चीज़ें होंगी ना, इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ हेल्प करेगी, कहीं भी आप रहें, कैसे भी पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं, पल्लव काल में आएंगे। देखिए यहाँ से साउथ में देखिए, एक तो वो है कि गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने मतलब क्या कौन से साहित्य लिखे, उनके दरबार में कौन था, बस इतना पूछा जाता है। एक इसी काल में आप देखेंगे कि विदेशी जो आए थे, जैसे कि शक आए थे और कुषाण आए थे, इनके बारे में भी जानना, यहाँ लिखा नहीं मैं, लेकिन इनको जान लीजिएगा थोड़ा सा, शकों के बारे में और कुषाणों के बारे में, उनके दरबार में कौन था। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है और निश्चित रूप से लिखना चाहिए, उसको मैं अभी अभी डिस्कस करता हूँ। पहले जो सामने लिखा है देख लेते हैं। पल्लव काल में हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन शासक थे और कौन से मंदिर बनवाया, सिर्फ इतना। नरसिंहवर्मन प्रथम, इस तरह के शोर टेम्पल, बस इतना। चालुक्यों में भी देखेंगे कि कौन कौन सी शैली विकसित हुई, कौन से शासक थे, कहाँ पे थे। और पालों में, पाल जो शासक थे उनमें मोटे तौर पर एक ही जगह से प्रश्न आता है, वो जो विक्रमशिला वाला, कि किस शासक ने किया था, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। राष्ट्रकूटों से भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, एलोरा की गुफाएं, ये सब किसने बनवाया। ठीक है, कृष्ण प्रथम और ये सब कुछ शासक हैं। इसके अलावा प्रतिहार हैं बीच में, तो प्रतिहारों से नहीं आता, एक त्रिकोणीय युद्ध हुआ था इनके बीच में, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में, तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ भी सकते हैं, और उसे किताब में है तो एक बार पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। और चोल काल में जब आप आएंगे तो यहाँ भी चोल काल में दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो शासक से प्रश्न आ जाएंगे, उन्होंने क्या किया, कौन सी उपाधि धारण की, उन्होंने कौन से मंदिर बनवाए,
और चूंकि इन्होंने नौसेना के क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस किया था, तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए क्या चीज़ मैंने छोड़ी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो। मुझे लग रहा था कि मैं आर्ट एंड कल्चर में कवर करूँगा, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि आर्ट एंड कल्चर को इसी में रखेंगे, क्योंकि ऐसा पद यही सब तो करना है, तो इसी चक्कर में वो छूट गया। वो क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो है बौद्ध धर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी बड़ी ही खूबसूरत नोट मेरे पास है, मतलब उतना पढ़ लेना आप, तो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का, कहीं से भी कोई हिम्मत है पूछ के दिखाए फ्री में। और ज़्यादा नहीं है, आप जानते हैं ना इस चैनल की खासियत क्या है कि हम बहुत कम शब्दों में बातें करते हैं, कितना भी बड़ा टॉपिक हो। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो संगीतियाँ हुई थी, मतलब वो संगीत गाने वाला नहीं जो बैठकें होती थी, 4 संगीतियाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन उस समय अध्यक्ष थे, और उस समय आउटपुट क्या निकला, कभी विभाजन हो गया, कभी जो है पिटक लिखे गए, ये सब चीज़ें, ये बस इतना जानिए। दूसरी बात कि बौद्ध धर्म को किस किस शासक ने संरक्षण दिया, जैसे अशोक ने, दशरथ ने गुफाएं बनवाई, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद बौद्ध साहित्य कुछ है कि बौद्ध साहित्य किस किस तरह, जातक कथाएं हैं और भी हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनके बारे में जानना है थोड़ा थोड़ा कि इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा गया है। सिर्फ इतना बौद्ध धर्म के बारे में जानिए। प्री में अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो इससे बाहर ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। एक प्रश्न कभी कभी आता है, वो यूपीएससी भी पूछती है कि इनकी मान्यता क्या थी, तो बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे कि आत्मा के बारे में इनके क्या विचार है, दुखों के बारे में इनको क्या अनुभूति हुई थी कि दुनिया में दुख है, कैसे उससे मतलब छुटकारा मिलेगा, ये सब बातें। साथ ही साथ जैन धर्म, ये दोनों एक साथ ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो बातें मैंने बौद्ध धर्म के बताई, बौद्ध धर्म के बारे में, सेम उसी को अप्लाई करिए जैन धर्म पे, उन्हीं एंगल्स को पढ़िए। इतना पढ़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन लगभग हर साल यूपीएससी पूछती है और यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम कवर करेंगे। तो ये छूट रहा था प्राचीन काल से, ठीक है जी, इसे हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं पूर्व मध्यकाल में। मध्यकाल से पहले राजपूत कुछ शासक हुए हैं, उसी 800 से 1200 ईस्वी के आसपास की बात है। तो उस समय ही विदेशी आक्रमणकारी आने लगे थे, गोरी ये सब आए, गजनवी। उनके दरबार में कौन कौन रहते थे, सिर्फ इतना पढ़ लेना कि कौन किसके दरबार में रहता था, कभी क्या लिख दिया, और कौन विदेशी आक्रमणकारी किसके समय में आया था। वो इसके अलावा ज़्यादा प्रश्न आते नहीं यहाँ से, ठीक। अब हम आएंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं, सल्तनत काल, मुगल काल और विजयनगर साम्राज्य। अब जो बातें आगे होंगी उनको तीनों पर लागू करिए। जैसे सबसे ज़्यादा काल क्रम वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। कौन सा शासक कब आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इस तरह से इनका आपको मतलब ऐसे क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान साहित्य कौन कौन से लिखे गए। सबसे ज़्यादा साहित्य यहाँ से आप देखिए, बड़े फारसी में नाम होते हैं बड़े अजीब अजीब, जल्दी याद नहीं होते, यहाँ से प्रश्न आते हैं कौन कौन से साहित्य लिखे गए। इसके बाद अभी आगे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। स्थापत्य में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आए हैं, ठीक है। किसने क्या बनवाया, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो, इल्तुतमिश की बात, अलाउद्दीन खिलजी की बात आप कर लीजिए, इन्होंने क्या क्या काम किए। अलाई दरवाज़ा से पूछ लिया, कभी कभी कुतुब मीनार से पूछ लिया, इस तरह से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ शासकों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि यहीं से तो बार बार प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मैंने कुछ नाम ले लिए कई बार, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, उसके बाद से कौन बचा, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, ये हैं सल्तनत काल में। बाकी अब जाएंगे उधर विजयनगर साम्राज्य में, तो उसमें कुछ वंश हैं, जैसे कि संगम वंश है, तुलु वंश है, उनमें कुछ शासक हैं। कृष्णदेवराय के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उनके जो कवि थे, अष्टदिग्गज कहते थे शायद, तो उनसे प्रश्न आते हैं। इनके दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है, हाँ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो विजयनगरम की बात हमने की, मुगल काल में शासकों की बात करेंगे तो कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं अकबर, जहांगीर
और शाहजहाँ से, और उसके बाद से औरंगजेब से। इन चारों से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। हुमायूं और बाबर से थोड़े थोड़े कभी कभी आ जाते हैं। ये शासकों की बात करें। विदेशी यात्रियों की बात करें तो विदेशी यात्रियों को लेकर के विजयनगर साम्राज्य में प्रश्न आते हैं। और मुगल काल में खास तौर से जहांगीर के काल में कौन कौन आया था, इसे आपको देखना है अच्छे से। इसके अलावा शासकों को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। शासकों ने क्या किया, मध्यकाल के शासकों ने जो किया उसमें ना उनका वो जो स्थापत्य वाला एंगल है या फिर उनकी जो रुचि जिसमें थी, वहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। जहांगीर को आप देखिए, गेस करिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। आप शाहजहाँ को देखिए, क्या क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें रुचि थी, जो उन्होंने बढ़ावा दिया, वहाँ से प्रश्न आते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जिन शासकों के नाम मैंने लिए हैं, सिर्फ उतना पढ़ लेना उनके बारे में अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा। विदेशी यात्रियों ने क्या क्या लिखा, क्या कहा, ये। और साथ ही साथ हाँ, विदेशी यात्रियों में एक चीज़ पता है क्या, कौन कहाँ से आया था, कौन पुर्तगाल से आया था, कौन यूनान से आया था, इस तरह से। कुछ फ्रांसीसी भी आने लगे थे ना, फ्रांस से कौन आया था, इंग्लैंड से कौन आया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्यकाल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इस चैनल का थीम आपने पढ़ा है ऊपर, जब आप आते हैं ना होम पेज पे, क्या लिखा है, लेट्स मेक इट ईजी। हम इजी कर रहे हैं चीज़ों को, इसी तरह से मैं कवर करूँगा। मैं सब्जेक्ट नहीं कवर करने जा रहा कि चलो इतिहास एक ही बार में पूरा इतिहास पढ़ते हैं, नहीं, बकवास है। हम इतिहास में वो पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, और कम शब्दों में, छोटे छोटे वीडियोस में। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में क्या है, देखिए, सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से हर साल एक प्रश्न, दो प्रश्न आते हैं, वो है कालक्रम। जो पीडीएफ मैंने आपको दी है कि अभी कल मिलेगी ना 27वें साल के साथ, तो उस पीडीएफ में, उधर वाले में जो सब्जेक्ट वाइज है ना, उसी में हिस्ट्री के सेक्शन में लास्ट में मैंने पूरे जितने कालक्रम पूछे जाते हैं, अब ज़्यादा नहीं, 15, 20, 30 होंगे, सिर्फ उतने ही बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वहाँ मैंने दे दिए हैं। तो आपको यहाँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि यार कालक्रम किसका याद करें, लेकिन फिर भी चूंकि है तो इस पर बताना पड़ेगा। देखिए, कालक्रम में आधुनिक भारत में प्रश्न आते हैं जो 1857 के बाद की घटनाएं हुई हैं ना, चाहे वो बंगाल का विभाजन हो गया हो, कभी कभी कांग्रेस का विभाजन हो गया, कभी कोई बैठक हो गई, कभी भारत छोड़ो आंदोलन चल गया, कोई और आंदोलन, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम आपको पता होना चाहिए, कौन कब हुई। सीधा सीधा प्रश्न आता है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। अगर कहानी समझ में आई है, सीरीज़ पूरी पता है, या फिर पीडीएफ से वहाँ से आपने रट लिया है, आसानी से हल करेंगे मुस्कुराते हुए। इसके बाद प्रमुख आंदोलन, अब देखिए, इसे दो भागों में बांट दीजिए प्रमुख आंदोलनों को। एक जो हिस्सा है वो जाएगा 1857 के पहले, ठीक है। 1857 के पहले जो आंदोलन हुए, जैसे विद्रोह होते थे, जो आदिवासी विद्रोह हुए, इनकी बात हम करते हैं। इसकी आई थिंक इसकी वीडियो आपके पास है, मैंने दी है ना, नहीं है तो दे दूंगा। इसकी एक लिस्ट बना के आप उसे याद कर सकते हैं, पीडीएफ में तो मिलेगी, है ही उसमें। इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है कि 1857 के बाद जैसे क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कुछ विदेशों में आंदोलन हुए, कुछ हमारे यहाँ जैसे कांग्रेस के तहत भी, गांधी जी के साथ भी आंदोलन हुए, इनको आप देखें। जब एक खास बात यह है कि जब 1857 के पहले वाले आंदोलन की बात करेंगे आप, तो ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आते, कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, बस खत्म बात। उसका मेन कारण है क्या था, बहुत आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। लेकिन जब 1857 स्पेशली 1900 के बाद वाली जो बातें हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। जैसे स्वदेशी आंदोलन हो गया, मार्ले मिंटो सुधार के विरोध में जो आंदोलन आया था, या फिर असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किताबें लिखी गई, बहुत पत्रिकाएं लिखी गई। यूपीएससी का भी ये फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी खूब पूछती है, हर साल पूछती है क्वेश्चन। तो कौन कौन सी किताबें किन्होंने लिखी, उन किताबों का नाम, वो किस वर्ष लिखी, ये उतना काम का नहीं है। कभी कभी दिमाग खराब हो आयोग का तो पूछ ले, अदरवाइज ये पूछा नहीं जाता। वैसे पत्रिकाएं कौन कौन सी प्रकाशित की जाती थी, कहाँ से, कौन व्यक्ति करते थे, ये। और साथ ही साथ संगठनों से भी बहुत प्रश्न आते हैं, कौन सा संगठन कहाँ पे क्यों बनाया गया, किसने बनाया, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ये संगठन का मतलब ये है, दो दो भाग में कर लीजिए इसको भी। एक क्रांतिकारी संगठन है, जैसे मित्र मेला,
इस टाइप का युगांतर, और जो भगत सिंह ने ये सब किया था। ठीक, इसके अलावा कांग्रेस के तहत जो लोग थे, जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, उन्होंने कौन से संगठन बनाए, और बाकी उदारवादी जो थे उन्होंने कौन से संगठन बनाए। ये कांग्रेस के गठन से पहले कुछ संगठन काम कर रहे थे, जैसे जमींदारी वाला एक था ना एसोसिएशन, इस तरह के। इनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रश्न बड़ा सीधा होता है, कौन सा संगठन किसने बनवाया, कब बनवाया, ये कालक्रम में भी पूछा जाता है। सिंपल है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे सुधार आंदोलनों की वीडियो मैंने आपको दे दी है। सुधार आंदोलनों से सीधा प्रश्न आता है, कौन सा सुधार आंदोलन मतलब किस लिए चलाया गया था, किसने चलाया था, उस दौरान क्या हुआ था। सिंपल है, बहुत अच्छी वीडियो है, उससे बाहर कोई ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा नहीं, उसे आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन है कांग्रेस के अधिवेशन, इसको दो तरह से पढ़ना होता है। एक प्रमुख जो कांग्रेस के अधिवेशन है, कब कहाँ हुए, अध्यक्ष कौन थे, इतना जान लिए। लेकिन कुछ अधिवेशन ऐसे हुए जिनमें कुछ मतलब बड़ी घटनाएं, बड़े निर्णय लिए गए, जैसे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस दौरान कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, उसके 1906 वाला। उसके बाद से जब 1920 के आसपास 1917 में जब अधिवेशन हुआ, जब ये मिलन हुआ इनका 16-17 में शायद, इसके बाद से देख लीजिएगा काफ़ी कन्फ्यूजन है। 1916 1917 का जो अधिवेशन है वहाँ पे, 1928 का जो अधिवेशन है, 1931 का अधिवेशन है, इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना होता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, सिर्फ अध्यक्ष जान देने से काम नहीं चलेगा। अरे इसका तो वीडियो है आपके पास, इसकी वीडियो है, इसको देख लीजिए, काम चल जाएगा आपका वहाँ से। इसके अलावा ये मैंने सारी बातें यहीं कर दी। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई, यही सारी घटनाएं हैं। आंदोलन वाला जो हिस्सा है ना, उसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आंदोलन के रूप में नहीं थी लेकिन घटनाएं थी। और जैसे मान लीजिए जलियांवाला कांड हो गया, तो कांड ये आंदोलन थोड़ी था, वो तो उसने कर दिया ना, जनरल डायर ने। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि गांधी इरविन समझौता हो गया, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कोई प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था, वहाँ से, हालांकि उसको आप अधिवेशन के तहत भी रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और एक और सेक्शन रहा गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको क्या लगता है यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं? बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसकी एक वीडियो मिलेगी बड़ी खूबसूरत। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा गवर्नर जनरल कब था, पहली बात। क्योंकि अगर घटना आपने नहीं भी पढ़ी, आपने मान लेते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा कि यार इसके समय क्या हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली पता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है ना, तो आपने बाकी इतिहास की जो चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि यार ये घटना तो उस समय हुई थी, इस समय गवर्नर ये था, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय क्या था, क्योंकि क्या हुआ ना कि इन लोगों ने कुछ फैसले लिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो उस पर हम बात करेंगे। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मेयो, रिपन, इनकी बात हम करेंगे। ठीक, करेंगे का मतलब फिलहाल हमें वो बताने लगा, कहने का मतलब ये कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, तो ये रहे इतिहास के वो टॉपिक्स जहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ इतना आप पढ़ लेना, सिर्फ इतना ही तैयार कर लीजिए। अगर 30 प्रश्न इतिहास से आए हैं तो आप आसानी से, बहुत आसानी से 22 से 25 क्वेश्चन सिर्फ इतना पढ़ के हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी हो चुकी है, 23 मिनट की हो चुकी है, तो ज़्यादा बात नहीं करते। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।